हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल पे। आज हम अपनी इतिहास की श्रृंखला में जब जो अब तक हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल व ताम्र पाषाण काल का अध्ययन किया है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। तो आखेट, जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि आखेट और पशुपालन का प्रारंभ हो गया था किस काल में? आखेट व पशुपालन का प्रारंभ हो गया था। तो आखेट व पशुपालन का जो प्रारंभ हम देखते हैं वो मध्य पाषाण काल में देखते हैं। मध्य पाषाण काल में आजमगढ़ आजमगढ़ से हमें प्रारंभिक पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जो दूसरा प्रश्न है वह है कि प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला है? जैसा कि हम जानते हैं कि स्थायी जीवन और कृषि का आपस में बहुत गहरा संबंध होता है, क्योंकि इंसान जब कृषि कार्य में जुड़ जाता है तो वह वहां रहने के लिए विवश हो जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नवपाषाण काल में जब कृषि का प्रारंभ होता है, नवपाषाण काल जब में कृषि का प्रारंभ होता है, तो उसके साथ ही मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान था जहां से हमें स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं तो और सराय नाहर महदहा और सराय नाहर से नाहराय से क्या प्राप्त हुआ है? तो हम जानते हैं कि महदहा यूपी में पड़ते हैं, यूपी में, और सराय नाहर दोनों ही स्थल यूपी के हैं और यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। महदहा और सराय नाहर से हमें हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। किस स्थान पर हमें प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं? प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अगर प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य देखे जाएं तो 7000 ईसा पूर्व में जो कृषि के साक्ष्य थे वो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से। लेकिन जो हमारा नवीनतम अनुसंधान है, नवीनतम अनुसंधान के अनुसार जो हमें लहुरा देव से कृषि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो 9000 ईसा पूर्व है, 9000 ईसा पूर्व। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कृषि का प्राचीनतम प्रमाण है वह मेहरगढ़ के स्थान पर लहुरा देव को माना जाने लगा है, और लहुरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव स्थान पड़ता है, जहां पर प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब अगर नौदा टोली की बात की जाए कि नौदा टोली किस राज्य में स्थित है, तो नौदा टोली मध्य प्रदेश में। यह एक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित संस्कृति है जो नौदा टोली में उपजी थी, और यह मध्य प्रदेश में पड़ती है। नौदा टोली के अगर उत्खननकर्ता की बात की जाए तो जो नौदा नौदा टोली का उत्खनन था वो HD संकालिया के द्वारा किया गया था। HD संकालिया एक ऐसे पुरातत्वविद थे जिन्होंने नौदा टोली का उत्खनन किया था। अगर नेक्स्ट प्रश्न हम देखें तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कहाँ से ऐसा एक शव मिला है जहां पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं? तो बुर्जहोम जो JN के जम्मू और कश्मीर में पड़ता है, वहां से हमें मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। अगर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग के बारे में देखें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का अध्यक्ष बनाया गया था, और उन्हीं को वहीं से हमारा पुरातत्व का कार्य प्रारंभ होता है, इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम देखें तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? अब राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की अगर बात की जाए तो ये भोपाल में पड़ता है। अब इसे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। अगर भीमबेटका की गुफाओं को की बात की जाए तो भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? भीमबेटका की गुफाएं हम देखते हैं ये नवपुरापाषाण काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसमें गुफाओं के शैल चित्र यानी गुफाओं में जो चित्र बनाए गए थे वह पाषाण काल की एक अद्भुत अद्भुत चित्रकला थी, इसीलिए भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में पड़ती हैं और इन्हें 2003 में
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसलिए भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्र यानी गुफाओं के चित्रण से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो जाती है। अब गैरिक मृदभांड के नामकरण कहाँ से हुआ है, इस प्रश्न को देखें तो गैरिक मृदभांड संस्कृति जो थी उसे ओसीपी मृदभांड कल्चर भी कहा जाता है। और इसका जो नामकरण हुआ था वह नामकरण हस्तिनापुर से माना जाता है। तो गैरिक मृदभांड का नामकरण कहाँ से माना जाता है, तो वो हस्तिनापुर से माना जाता है। ताम्रपाषाण काल में शव को किस दिशा में दफनाया जाता था, मतलब शवों का सर और पैर किस ओर होता था। यह प्रश्न इस आंसर की उम्मीद करता है। तो ताम्रपाषाण काल में जो शव होते थे वो उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी जो उनका सर होता था वह उत्तर की ओर होता था और जो उनका पैर होता था दक्षिण की ओर होता था। अर्थात ताम्रपाषाण काल में शवों के जो साक्ष्य मिले हैं उन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब अगर राख के टीले की बात की जाए तो राख का टीला कहाँ पर पाया गया है, यानी राख के टीले का साक्ष्य देखा जाए तो यह संगण कल्लू से प्राप्त हुआ है। संगण कल्लू कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक के संगन कल्लू से हमें राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और यदि देखा जाए कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया अनाज था, यानी मानव ने सर्वप्रथम कौन सा अनाज प्रयोग किया था, तो वह जौ था। जौ एक ऐसा अनाज था जिसका मानव सभ्यता में सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। अब ताम्रपाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे, अगर इस प्रश्न को देखें तो ताम्रपाषाण काल के जो लोग रहते थे, जो प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है वो लगभग नदियों के पास होता है, जिससे उनके पानी को पीने की पूर्ति की जा सके। इसीलिए हम देखते हैं कि जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे वो पहाड़ियों और नदियों के पास ही रहते थे। यानी ताम्रपाषाण काल के लोगों के रहने की कहाँ पर स्थान था, तो वो पहाड़ियों और नदियों के पास का स्थान था, जहाँ पर हम देखते हैं कि ताम्रपाषाण काल के लोग निवास करते थे। नेक्स्ट प्रश्न अगर देखें तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि ताम्रपाषाण की सीमाएं थी, मतलब कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थी जो ताम्रपाषाण काल में पाई जाती थी। तो पशुओं को मारकर खाना, हाँ, ये पाषाण काल के लगभग सभ्यताओं में पाया गया कि पशुओं को मारकर वो अपना भोजन की पूर्ति करते थे। दूध का कोई प्रयोग नहीं, इन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये दूध का कैसे प्रयोग किया जाता है। और इस काल में लेखन कला का कोई ज्ञान नहीं था, लेखन कला का कोई ज्ञान नहीं था। तो ये सत्य है कि ताम्रपाषाण काल में लेखन कला की कोई जानकारी नहीं मिलती। इस काल के बारे में जो भी जानकारी मिलती है उसके लिए हमें पुरातत्व पर ही निर्भर रहना पड़ता है, यानी जो पुरातात्विक हमारी सामग्री है उसी के साथ हम ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ताम्रपाषाण काल की सीमाएं थी उसके संबंध में ये सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगर देखें तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथन क्या है कि मध्य पाषाण काल के लोग पशुपालक थे और आखेटक थे। आखेटक थे। दूसरा है कि ये शिकारी और चारागाही थे, मतलब मध्य पाषाण काल के लोग शिकारी थे और चारागाह का भी प्रयोग करते थे। चित्रकला का अभ्यास जो था वह मध्य पाषाण काल के भीमबेटका की गुफा में करते थे, यानी मध्य पाषाण के भीमबेटका में वो चित्रकला का अभ्यास करते थे। तो ये सभी कथन मध्य पाषाण के लोग पशुपालक और आखेटक थे, शिकारी और चारागाही थे, चित्रकला का अभ्यास मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाएं में करते थे। ये सारे कथन सत्य हैं। विंध्य क्षेत्र में अगर देखा जाए तो विंध्य क्षेत्र के किस जिला स्तर में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, यानी कि विंध्य क्षेत्र में ऐसा कौन सा स्थान था जहां पर सबसे अधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, तो यह लेखैया एक ऐसा स्थान था जहां पर सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। और यह जानकारी हमें प्रश्न से ही मिल जाती है कि लेखैया विंध्य क्षेत्र में पड़ता है। अगर नेक्स्ट प्रश्न पे देखें तो एक ही कब्र में से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह दमदमा जो कि उत्तर प्रदेश का एक स्थल है, यूपी के एक स्थल है, यहाँ से हमें एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं।
और निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? अगर इस प्रश्न को देखें तो बुर्जहोम जो J&K जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। जम्मू और कश्मीर के बुर्जहोम में एक ऐसा मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का शव प्राप्त हुआ है। इसी से हम कह सकते हैं कि मानव के साथ कुत्ते के साथ दफनाए जाने का जो शव है वह बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। और भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? तो अक्सर जो सभ्यताएं होती थी वो नदी घाटी के करीब पनपती थी, इसीलिए जो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य था वह हमें नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो हड्डी निर्मित आभूषण है वह हमें महदहा से प्राप्त होता है। महदहा उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जहाँ से हमें हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त होते हैं। अब यदि हम नेक्स्ट प्रश्न को देखें तो इसमें है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है कि आग का आविष्कार और होमो सैपियंस का उदय ये पुरापाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार और होमो सैपियंस का उदय पुरापाषाण काल में हुआ था। दूसरा कथन हमारे पास है कि पुरापाषाण कालीन स्थल भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश से अनेक चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारा दूसरा कथन है वह सत्य है। और अगर प्रथम कथन पे विचार करें तो जो हमारा आग का आविष्कार था वह नवपाषाणकालीन संस्कृति की देन थी, न कि पूरा पाषाणकालीन, यानी नवपाषाण काल में हमने अग्नि का आविष्कार देखा था। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा केवल और केवल दो, ना कि फर्स्ट। इसे सही कर ले कि केवल दो है, मतलब पूरा पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश से अनेक चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न अगर देखें तो इलाहाबाद के कोलडिहवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? तो कोलडिहवा से प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इलाहाबाद के कोलडिहवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, यह कथन सत्य प्रतीत होता है। और दूसरा अगर देखें तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में की एक महत्वपूर्ण घटना थी। वाकई नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया था, इसलिए कह सकते हैं कि नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। नेक्स्ट देखें तो नवपाषाण युग काल के युग का अंत होते होते धातुओं का शुरू हो गया। तो नवपाषाण काल के युग अंत कहें या फिर नवपाषाण काल के खत्म होने के बाद से ही हम देखते हैं कि धातु का इस्तेमाल प्रारंभ हो जाता है। और अगर नेक्स्ट कथन देखें तो सर्वप्रथम धातु के रूप में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। लोहे का प्रयोग नहीं, धातु के रूप में जो प्रथम धातु था वह था तांबा। तभी तो हम कहते हैं कि ताम्र प्रसारकालीन संस्कृति, अर्थात जो धातु के रूप में पहला धातु था वह लोहा न होकर तांबा था। यही कारण है कि हम देखते हैं कि सभ्यता में ताम्र प्रसारकालीन संस्कृति का विकास हुआ था। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कथन में क्या सत्य नहीं है? तो कथन ये एकदम गलत हो जाता है कि धातु के रूप में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ था, क्योंकि लोहे का नहीं तांबे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। और निम्न में से किस सभ्यता को चोकोलिथिक काल के रूप में जाना जाता है, यानी चालकोलिथिक युग के रूप में अगर पहचान की जाए तो कौन सी ऐसी सभ्यता है जिसको चालकोलिथिक युग के रूप में जाना? तो चालकोलिथिक जो युग था उसे ताम्रपाषाण युग जो होता है, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? सर्वाधिक मानव कंकाल विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से प्राप्त हुए हैं? तो लेखहिया एक ऐसा स्थान है जहां से हम देखते हैं कि सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। और इसके साथ ही प्रश्न से ही जानकारी मिल जाती है कि लेखहिया हमें विंध्य क्षेत्र का एक स्थल होता है। अगर निम्न कथनों पर विचार किया जाए, एक जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा या से
पूर्व ऐतिहासिक भारत में नवपाषाण कालिक यानी नवपाषाण काल से संबंधित स्थल है। नवपाषाण काल स्थल है तो देखते हैं तो हुंगशी, चिरान, इमाम गांव, बुरझुम। जैसा कि हम जानते हैं जो इमाम गांव है, इमाम गांव हमारी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, तो ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति हो गया। और इसके साथ ही जो हुंगसी है वह भी ताम्रपाषाण से संबंधित है, अर्थात जो चिरांद और बुरजुहूम यानी कि वन चिरांद और बुरजुम अर्थात 2 और 4 जो हमारा आंसर है वह है नवपाषाण काल से संबंधित स्थल है। नवपाषाण काल से जो संबंधित है वो चिरांद और बुरजुहूम हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि नवपाषाण युग की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? कौन सी है? तो कृषि की जानकारी बिल्कुल सत्य है। नवपाषाण काल इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमारी कृषि का प्रारंभ था वो नवपाषाण काल से माना जाता है। और जानवरों का शिकार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी जिसे हमने नवपाषाण काल में भी देखा। और धातु के उपयोग की अगर बात की जाए तो धातु का उपयोग नवपाषाण काल से प्रारंभ नहीं होता। और अगर मिट्टी के बर्तनों का हम बात करें तो मिट्टी का बर्तन निश्चित रूप से हम नवपाषाण कालीन संस्कृति में देखते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देख लें तो धातु के उपयोग को छोड़कर ये जितने भी कथन दिए हुए हैं वह हमारे आंसर हो जाते हैं, अर्थात 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4, 1 to 4 जो हमारा आंसर है वह हमें नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताता है। इसी प्रकार अगर देख लें तो नवपाषाण काल की जो संस्कृति थी उसमें कृषि, जानवरों का वर्चस्व, पत्थर के औजारों को चमकाने, मिट्टी के बर्तनों के निर्माण की प्रथा थी। वैसे भी मिट्टी के बर्तन जो होते हैं कृषि व्यवस्था के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि कृषि व्यवस्था में जो अधिशेष होते हैं उन्हें संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए बर्तनों की आवश्यकता होती है। और वास्तव में पौधों की खेती और जानवरों के वर्चस्व के कारण गतिहीन जीवन पर आधारित ग्राम समुदाय का उदय हुआ था। और गेहूं, चावल, बाजरा की खेती अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से की जाती थी। और मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जो उपकरण थे नवपाषाण काल में, उपकरणों को बनाने की तकनीकी में भी सुधार हुआ था। और पत्थर के जो औजार थे अब उन्हें पॉलिश किए जाने लगे थे, हालांकि धातु के उपयोग का अभ्यास अभी नहीं था। और पॉलिश के लिए कुल्हाड़ियों को शिकार और पेड़ों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता था जो पॉलिशदार थे। और घास की जो झोपड़ियों की जगह अब मिट्टी के ईंटों के घर बनाए जाने लगे थे। और मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए पहियों का इस्तेमाल किया गया था। और खाना पकाने के साथ साथ नवपाषाण काल में खाद्यान्नों के भंडारण के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया गया था। और मृतकों को दफनाने के लिए बड़े कलशों को ताबूत के रूप में इस्तेमाल किया गया था। कृषि में भी सुधार यानी इस नवपाषाण काल में हम कृषि के स्तर पे महत्वपूर्ण सुधार देखते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार के प्रश्न पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके पहले हमने इससे संबंधित जो विस्तृत अध्ययन था वो कुछ वीडियो में दिया है, उसको देखने के बाद इसे सॉल्व करने से हमें इस अध्याय के बारे में निश्चित जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके साथ ही कुछ संस्था के द्वारा इनलाइटमेंट प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, जिसके बारे में हम देख लेते हैं कि संस्था के द्वारा इनलाइटमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो पीसीएस 2022 से सीरीज शॉर्ट नोट्स टाइप टेस्ट सीरीज है, जिसमें 60 प्रश्नों की श्रृंखला दी जाती है। इस श्रृंखला से जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए किसी भी नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप करें या एसएमएस करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार से 2022 के टेस्ट सीरीज से जुड़ा जा सकता है। इसके साथ ही इनलाइटमेंट प्रोग्राम के साथ ही 150 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज की भी श्रृंखला रखी गई है, जिसकी जानकारी आप किसी भी नंबर पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।